हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बातचीत करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित एक महत्वपूर्ण नीति जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में किया। यह नीति थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इंट्रोड्यूस किए गई सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम की सहायक संधि की व्यवस्था थी, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल होकर 1798 में आया था और 1804-05 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसी ने भारत में सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम की शुरुआत की थी। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक ऐसी नीति थी जिसके द्वारा भारतीय राज्यों के ऊपर बिना युद्ध किए ये दबाव बनाया जाता था कि वे संधि के माध्यम से अपनी सार्वभौमिकता अंग्रेजों के पक्ष में उसका परित्याग कर दें। इसके अंतर्गत उन्हें अपने यहाँ सेना को रखना होता था तथा रोजगार, अगर किसी विदेशी को रोजगार देना है तो उसके लिए भी कंपनी से इसकी पहले स्वीकृति लेनी होती थी और साथ ही साथ उसके जो विदेश संबंध हैं वह भी कंपनी के द्वारा ही संचालित किए जाते थे। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना विस्तार बिना किसी युद्ध के दबाव के जरिए भारतीय राज्यों को ऐसी संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, जिससे कि वे पूरी तरह से अंग्रेजों के प्रोटेक्टोरेट बन गए। उनकी सार्वभौमिकता कंपनी के हाथों हस्तांतरित हो गई, कंपनी के पास हस्तांतरित हो गई। हम लोग ये जानते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस में कि क्या शर्तें थी। पहला तो यह था कि जो भी भारतीय राज्य सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर रहे थे उनको अपने विदेशी संबंध को बनाए रखने के लिए कंपनी के दिशा निर्देश को मानना था और वे कंपनी के इजाजत के बिना किसी से युद्ध नहीं कर सकते थे। दूसरी शर्त इस संधि के अंतर्गत यह थी कि जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर रहे थे उनको किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में या अपने यहाँ रोजगार बिना कंपनी के स्वीकृति के नहीं दी जानी थी। जो अपेक्षाकृत बड़े राज्य थे उन्हें अपने यहाँ सेना का रखरखाव करना था और सेना का रखरखाव तो सभी राज्यों को करना था, लेकिन जो अपेक्षाकृत बड़े राज्य थे उन्हें सेना के रखरखाव के लिए अपने राज्य के कुछ क्षेत्र को पूरी सार्वभौमिकता के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। ऐसे राज्य को अपने यहाँ के कुछ क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे पूर्ण सार्वभौमिकता में, और जिससे जो राजस्व उन्हें मिलता उससे कंपनी की सेना जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में तैनात की जानी थी उसका रखरखाव होता। एक अपेक्षाकृत छोटे राज्यों को कैश के रूप में इस तरह का ट्रिब्यूट कंपनी को देना था। जो राज्य सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर रहे थे उन्हें अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने दरबार में जगह देनी थी। कंपनी ने इन सब के बदले यह आश्वासन राज्यों को दिया कि वह उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह एक ऐसा वचन था कंपनी का जिसको उसने शायद ही कभी ऑनर किया, शायद ही कभी उसने पालन किया। कंपनी ने साथ ही साथ यह भी आश्वासन दिया था कि विदेशी दुश्मनों, किसी भी प्रकार के विदेशी शत्रु से उस राज्य की रक्षा कंपनी करेगी। अब इस संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है वह यह है कि वेलेस्ली स्वयं ही इसका एकमात्र जो है इसका श्रेय सिर्फ लॉर्ड वेलेस्ली को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि ही वॉज नॉट द सोल ऑथर ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। उसने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का आविष्कार नहीं किया। यह सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का जो है वो क्रमिक विकास पिछले कुछ वर्षों से हुआ। इसका विकास लॉर्ड वेलेस्ली के आने के बहुत वर्षों पूर्व ही शुरू हो गया था। शायद किसी गवर्नर डुप्ले वह पहला व्यक्ति था जिसने कि अपनी सेना को
अपनी सेना को भारतीय राजाओं को मदद करने के लिए दिया, लेकिन उसका खर्चा भारतीय राज्यों को वहन करना था। अंग्रेजों ने भी इसी सिस्टम को अपनाया। जब से रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बना, तब से प्रत्येक गवर्नर और गवर्नर जनरल जो बंगाल में आए, उन लोगों ने करीब करीब पद्धति को, इस नीति को हर एक राज्यों के साथ, हर एक राज्यों के केस में का उपयोग किया। वेलेस्ली की जो विशेष कॉन्ट्रीब्यूशन में यह था कि उसने इसको और आगे विकास किया और को विस्तृत किया तथा इसको प्रत्येक भारतीय राज्य के लिए के संदर्भ में इसका उपयोग किया। सबसे पुराना अगर देखा जाए, जो अंग्रेजों ने जो सब्सिडियरी या सहायक संधि तो की थी, वह था अवध के नवाब के साथ, जो कि 1765 में यह संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा कंपनी ने यह वचन दिया था कि अवध की सीमाओं की रक्षा कंपनी करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, लेकिन इसका जो खर्च आएगा वह अवध के नवाब को उसका वहन करना, उस खर्चे को वहन करना था। साथ ही साथ इसी संधि में यह भी कहा गया था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट अवध की राजधानी लखनऊ में रहेगा। इसी प्रकार पहली बार जब कंपनी ने जो सब्सिडियरी स्टेट थे, उनसे यह कहा गया कि वे अपनी विदेशी संबंध जो है वह कंपनी के हवाले कर देंगे। और इसका उदाहरण हमें तब मिलता है जब कॉर्नवालिस ने 1787 में कर्नाटक के नवाब के साथ इस तरह का प्रावधान एक संधि में किया था। बाद में सर जॉन शोर ने भी अवध के नवाब के साथ 21 जनवरी 1798 में एक संधि की थी, जिसमें उन्होंने अवध के नवाब ने यह स्वीकार किया था कि वह किसी भी अन्य यूरोपियन नेशनल को अपने यहाँ सेवा में नहीं रखेगा जब तक, और अगर वह रखेगा तो इसका पहले इंडिकेशन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, अर्थात इसकी सूचना पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, तभी वह ऐसे दूसरे यूरोपीय देश के लोगों को अपने यहाँ सेवा में रखेगा। इसके बाद जो अगला जो तार्किक कदम होता वह था नगद पैसे की जगह क्षेत्र का, किसी भूभाग का समर्पण जो है पूरी सार्वभौमिकता में कंपनी को किया जाए। साधारणतया यह होता था जो भी मॉनेटरी डिमांड कंपनी करती थी राज्यों से सेना के रखरखाव के लिए, वह इतना ज्यादा होता था कि भारतीय राज्य का वहन करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि जब उनका राजस्व जो है वह मॉनसून के ऊपर निर्भर करता था। जब मॉनसून खराब होता था तो उनका राजस्व कम हो जाता था, और उसी प्रकार से जब मॉनसून ठीक रहता था तो उनके राजस्व में वृद्धि होती थी। इस वजह से उनके जो राजस्व का जो स्रोत था वह अस्थायी नहीं था। इसलिए भारतीय राज्य ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वे कैश में या नगद में कंपनी की सेना के रखरखाव के लिए पैसे या ट्रिब्यूट हर प्रत्येक वर्ष देते रहे। नतीजा यह हुआ कि वह एरियर में चला गया। इसलिए वेलेस्ली ने यह सामान्य नियम बना दिया था कि जो भी राज्य सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर रहे हैं उनको अपने राज्य का कोई भूभाग पूरी सार्वभौमिकता में कंपनी को देना होगा, ताकि जो उनके यहाँ सेना की ब्रिटिश सेना रखी जाएगी उसका रखरखाव किया जा सके। जो राज्य जिन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया वे थे निजाम, सबसे पहले स्वीकार करने वाले निजाम थे 1798 में, फिर 1801 में अवध ने किया और उसके बाद मराठों ने भी किया। इस बीच चौथे मैसूर युद्ध के बाद जब हिंदू राजा को पुनः वहाँ के शासन की बागडोर दी गई तो उस राजा ने भी सहायक संधि के शर्तों को मंजूर किया था। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि कंपनी का जो नियंत्रण वाला क्षेत्र था वह बढ़ गया और इसने कंपनी को
कंपनी के किसी फ्रांसीसियों के किसी भी संभावित कदम थे उसको रोकने में भी, चेक करने में भी काफी मददगार साबित हुई सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बारे में यह कहा गया है कि इट वाज अ सिस्टम ऑफ फैटनिंग अलाइज टिल दे आर वर्दी ऑफ बीइंग डिवोर्ड। यह एक ऐसी नीति थी जिसमें अपने मित्रों को खूब मोटा करके तरोताजा किया जाता था, और यह तब तक किया जाता था जब तक कि उसको वह बलि देने लायक ना हो जाए। अपनी इस नीति के कारण वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में परिणत कर दिया था। अब हम लोग जानेंगे कि इस सिस्टम का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस था। इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी लाभ हुए वह ब्रिटिश दृष्टिकोण से इसको हमको समझना होगा, जबकि इसके जो निषेधात्मक पक्ष हैं या इसकी जो हानि है उसे हमें भारतीय राज्य के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करना होगा। तो पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं, अर्थात जस्टिफिकेशन या जो भी इस संधि से लाभ हुआ वह ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को हुआ। पहला जो लाभ था, यह कहा जाता है कि यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बनाने में ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक का काम किया। इसने भारतीय सेना को, उनके सैन्य बल को क्षीण कर दिया और वे पूरी तरह से एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिए गए। गवर्नर जनरल हर एक ऐसे राज्य में जिसने की सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था वहाँ बाई प्रॉक्सी प्रेजेंट था। ऐसे राज्य कभी भी एक कॉन्फेडरेसी या संघ बना करके अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे। दूसरा जो इसका फायदा कंपनी को हुआ वह यह था, कंपनी ने इस संधि के माध्यम से एक बहुत बड़ी अस्थायी सेना को मेंटेन करना शुरू किया और जिसका की खर्च भारतीय राज्य वहन कर रहे थे। और इस सेना का उपयोग भारत के किसी भी राज्य के विरुद्ध किया जा सकता था और इसमें जो कंपनी के प्रत्यक्ष तौर पर जो नियंत्रण क्षेत्र था उसमें किसी भी तरह की अशांति पैदा नहीं होती। साथ ही साथ कंपनी की सेना, क्योंकि हर एक भारतीय राज्य जिसने इस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था वहाँ विद्यमान थी, और इसने अंग्रेजों को स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो है, रणनीतिक नियंत्रण भारतीय राज्यों पर स्थापित करने में मदद किया। और साथ ही साथ इसमें किसी भी अन्य यूरोपीय शक्तियां जो भारत में थी उनकी ईर्ष्या अंग्रेजों को झेलना नहीं पड़ा हो। इस सिस्टम के साथ ही कंपनी ने अपनी सैन्य सीमा में काफी बढ़ोतरी कर ली, जबकि उसकी राजनीतिक सीमा की अपेक्षा सैन्य सीमा कंपनी की बढ़ गई। अब कोई भी युद्ध होता तो वह युद्ध कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र में नहीं होता, और इस तरह से जो वास्तविक युद्ध जो होता है और उससे जो एसोसिएटेड जो भी हानि होती है वह कंपनी को नहीं प्रत्यक्ष तौर से झेलना था। इससे भी महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि कंपनी ने बहुत ही प्रभावी तरीके से किसी भी फ्रांसीसी मूव को उसने चेक किया सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से। जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया था गवर्नर जनरल बन करके, उस समय फ्रांसीसी सेना के भारत में हस्तक्षेप करने की संभावना बताई जा रही थी, क्योंकि उस समय नेपोलियन इजिप्ट तक पहुंच चुका था और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वह भारत में भी आक्रमण कर सकता है और इसमें भारतीय राजा उसके मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं पर सब्सिडियरी अलायंस को थोप करके ऐसी किसी भी संभावना को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि जो भी फ्रांसीसी किसी राज्य में अपनी सेवा दे रहा था उसको वहां से बर्खास्त किया गया। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी अधिकारी जो निजाम की सेना में कार्य कर रहे, निजाम की सेना को प्रशिक्षित कर रहे थे, उन्हें बंदी के रूप में कलकत्ता भेजा गया और वहां से उन्हें यूरोप भेज दिया गया। इसी प्रकार से वेलेस्ली ने हैदराबाद से फ्रांसीसी प्रभाव को नष्ट किया।
उसी प्रकार वैसे फ्रांसीसी अधिकारी जो सिंधिया की सेना में प्रशिक्षण दे रहे थे मराठी सेना को, वे भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जब सिंधिया ने सब्सिडियरी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया तो वे भी वहाँ से उनको भी वैसे अधिकारियों को भी देश छोड़ना पड़ा। द कंपनी, इस तरह से कंपनी जो है, जो भी राज्यों के आपसी विवाद थे उसको सुलझाने का एक फाइनल अंतिम अथॉरिटी बन गया। और जो भी रास्ते जो थे जिसके द्वारा भारतीय राज्य विदेशी शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते थे, उन्हें बंद कर दिया गया था। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्या डिसएडवांटेजेस थे। पहला तो यह था कि जो भारतीय राज्य सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को स्वीकार कर रहे थे, उन्होंने अपनी सेना को बिल्कुल ही डिसआर्म कर दिया और अपनी विदेश नीति कंपनी के हाथों सौंप दी। ऐसे राज्यों की स्थिति कंपनी के अधीनस्थ की हो गई और उनकी सार्वभौमिकता पूरी तरह से खत्म हो गई। उनकी स्वतंत्रता अब कंपनी के हाथों गिर गई थी। जिन राज्यों ने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को स्वीकार किया था, वे एक तरह से अपनी सुरक्षा को खरीदा था और इसके बदले उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का बलि दे दिया था। ब्रिटिश रेजिडेंट, वैसे तो यह कहा गया था कि वे राज्यों के आंतरिक प्रशासन में दखल नहीं देंगे, लेकिन यह एक ऐसा वचन था जिसको कि शायद ही कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट ने फॉलो किया। वे हर कदम पर राज्यों के प्रशासन में दखलंदाजी करते रहे और उनकी नीति यह थी कि एक कमजोर और जो ऑपरेसिव या निर्दयी शासक था उसको समर्थन देते थे और इस तरह से जनता को कुशासन से मुक्ति कभी नहीं मिल पाई। इसके अतिरिक्त जो राज्य सब्सिडियरी अलायंस को मंजूर किया था, जिन्होंने उनके यहाँ फाइनेंशियल बैंकरप्सी का शिकार हो गए, क्योंकि जो भी सब्सिडी कंपनी डिमांड करती थी वह प्रायः उस राज्य के राजस्व का 1/3 हिस्सा होता था, लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा था। नतीजा यह हुआ कि राज्य उसे दे नहीं पाए और उसका एरियर जो है बहुत बढ़ गया कुछ वर्षों के बाद। इसका कारण यह था कि जो सेना राज्यों में रखी गई थी, कंपनी की सेना जो रखी गई थी राज्यों में, उनके अधिकारियों का वेतन काफी ज्यादा था, कि इक्विपमेंट वगैरह के लिए भी फंड की व्यवस्था। नतीजा ये हुआ कि उस राज्य के शासक को अपनी जनता के ऊपर भारी कर लगाना पड़ा, जिससे कि गरीब जनता और भी परेशान हो गई। इसी प्रकार जहाँ की जमीन को नगद के बदले लिया गया, वहाँ भी कंपनी का डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो जाता था। उदाहरण के तौर पर वेलेस्ली जो गवर्नर था, उसने स्वयं ही इस बात को स्वीकार किया है अपनी एक चिट्ठी में, जिसको कि उसने सीक्रेट कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा था। इसमें निजाम की तो जिम्मेदारी थी 40 लाख रुपए देने की। उसके एवज में निजाम ने उस क्षेत्र को कंपनी के हवाले किया पूरी सार्वभौमिकता में, जिसकी कीमत जो है वो 62 लाख रुपए थी। इस तरह से राज्यों की स्थिति जो है बहुत ही वित्तीय तौर पर अगर हम देखें तो उनकी स्थिति और भी डामाडोल हो गई। लेकिन जो भी है, ये ब्रिटिश लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया था, जिस उद्देश्य से इंट्रोड्यूस किया था, उस उद्देश्य को वह पाने में सफल रहा और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बन गया। अंग्रेज क्योंकि एक औपनिवेशिक थे भारत में, इसलिए उनको भारत की लाभ की
या यहाँ के जनता के लाभ की उनको चिंता नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने देश और अपनी संस्था के व्यापारिक और उनके देश के हितों की रक्षा हो। और तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वेलेस्ली अपने मिशन में कामयाब रहा। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं एक बार फिर नए वीडियो के साथ।